जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी इस चैनल पर हम जीए भंडार की बात कर रहे हैं और जो आपके सिलेबस में जो जीए भंडार है उसका हमने 50% सिलेबस कवर कर लिया। बाकी का जो शेष 50% सिलेबस है उसकी हम बात करेंगे और आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, अध्याय संख्या 5 के बारे में। तो जो जीए भंडार का चैप्टर 5 है उसका नाम है स्वीकृति की शक्तियाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर्स ऑफ सैंक्शन, यानी कि स्वीकृति की शक्तियाँ। स्वीकृति को बोलते हैं सैंक्शन। तो इस जो अध्याय संख्या 5 है इसमें हम नियम संख्या 61 से लेकर 73 तक बात करने वाले हैं। एक एक नियम के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से कि आखिर में किस नियम में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में स्वीकृति का मतलब क्या होता है और इसकी शक्तियाँ किसके पास रहेगी, कौन इसका स्वीकृति का कितना यूज कर सकता है, किस प्रकार से स्वीकृति की जो शक्तियाँ होता है उसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए साथियों, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि अभी आपको ये तो पता है कि भारत के अंदर अभी 4G जो नेट की स्पीड होती है, इंटरनेट की स्पीड होती है, वो 4G है और 5G अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी 5G इंडिया में चला नहीं है। कुछ देशों के अंदर 5G यानी कि यहाँ तक कि 6GB चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ पर अभी 4G स्पीड से इंटरनेट चलता है। तो उसके लिए देखो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, तो उसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी ये दी है कि जनवरी 2023 से भारत के अंदर 5G जो इंटरनेट की स्पीड है वो लागू हो जाएगी, यानी कि सभी मोबाइलों पे जो इंटरनेट है वो 5G की स्पीड से चलेगा। तो इसमें भारत सरकार ने जो स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है उसकी मंजूरी दे दी और ऐसी मंजूरी देने के कारण ही अब हम जनवरी 2023 से हमारे पास जो मोबाइल है वो 5G स्पीड से इंटरनेट की सेवा हमारे को देंगे। तो जो 5G जो सेवा है उसकी जो स्वीकृति है वो किसने दी है? भारत सरकार ने। यानी कि किसी भी चीज़ की जो स्वीकृति देते हैं उसी को बोलते हैं हम सैंक्शन, और इसको अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊं तो उसको बोलते हैं मंजूरी। यानी कि भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है कि जनवरी 2023 से इंडिया के अंदर 5G की स्पीड से इंटरनेट चलने वाला है। तो किसी भी चीज़ की परमिशन देना उसको हम बोलते हैं स्वीकृति, यानी कि उसको स्वीकार लेना कि ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है और आप इस काम को मतलब भविष्य के अंदर लागू कर सकते हैं। जैसे भारत सरकार ने बोल दिया कि जनवरी 2023 से इंटरनेट सेवा भारत के अंदर 5G स्पीड से चलने वाली है। तो स्वीकृति बोल दो चाहे मंजूरी बोल दो, एक ही चीज़ है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे वर्तमान में अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत जी, और उन्होंने मान लो कोई घोषणा कर दे कि ठीक है, लेक्चरर के यानी कि कॉलेज लेक्चरर के हम 1000 पदों की भर्ती को मंजूरी देते हैं। मंजूरी यानी कि स्वीकृति देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम स्वीकृति। यानी कि किसी चीज़ के बारे में परमिशन देना उसको बोलते हैं स्वीकृति या फिर मंजूरी। तो उसकी शक्तियाँ किसके पास है? जैसे कॉलेज लेक्चर के अगर 1000 पद आ जाए, सीएम साहब ने उसकी मंजूरी दे दी, तो उसकी जो शक्तियाँ पावर है वो किसके पास है? सीएम साहब के पास, यानी कि श्रीमान अशोक गहलोत जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके पास है। तो शक्तियाँ किसके पास रहेगी? स्वीकृति क्या है ये मैंने आपको बता दिया और आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि आखिर में जो स्वीकृति की शक्तियाँ, ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। यानी कि पावर होती है, शक्ति होती है, और किसके बारे में? सैंक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और इस अध्याय का जो मेन पर्पज़ है वो यही होता है कि जो मंजूरी होती है उसकी जो शक्तियाँ होती है वो किस अधिकारी के पास कितनी रहेगी, किस प्रकार उनका उपयोग किया जा सकता है, क्या स्वीकृतियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। मतलब सारे जो बोल वचन है वो हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ कि इस अध्याय को 6 सेक्शन में बांटा गया है। तो ये आपसे एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि सेक्शन कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन का नाम बताइए, वो तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं। लेकिन पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से हमारे को ये पता होना चाहिए, इसमें क्या है कि पढ़ने में आसानी रहती है। तो इस अध्याय को 6 सेक्शन में बांटा गया है। पहले मैं सेक्शन की बात करूँ तो उसका नाम है वे स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों की शक्तियाँ। इसके अंदर हम नियम संख्या 61 से लेकर 64 तक की बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो ये पहला सेक्शन है इसके अंदर जो वे होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको स्वीकृत यानी कि मंजूरी कौन देगा? तो उसके संबंध में जो विभिन्न स्तर के जो
विभिन्न लेवल के जो अथॉरिटी होते हैं, जो प्राधिकारी होते हैं, उनकी जो शक्तियां होगी यानी कि पावर होगा वो कितना रहेगा, किस प्रकार रहेगा, वो उसके बारे में हम नियम संख्या 61 से लेकर 64 तक बात करने वाले हैं। दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका नाम है कुछ विशेष प्रकार के प्रकरणों के संबंध में शक्तियां, कुछ विशेष प्रकार के प्रकरणों के संबंध में शक्तियां, और इसमें हम नियम संख्या 65 से लेकर 67 तक बात करने वाले हैं। कुछ विशेष प्रकार के जो प्रकरण होते हैं, स्पेशल जो मामले होते हैं, उनके संबंध में जो शक्तियां होती है स्वीकृति की शक्तियां होती है वो किस प्रकार रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा सेक्शन है स्वीकृतियों की सूचना, यानी कि स्वीकृति अगर जारी कर दी जाती है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ये स्वीकृति जारी करते हैं कि ठीक है कल मतलब आप फटाफट 1000 कॉलेज लेक्चर के पदों को उनकी भर्ती करो, तो उसको बोलते हैं कि अशोक गहलोत जी जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कर दी, स्वीकृति जारी कर दी, मंजूरी जारी कर दी। तो मंजूरी और स्वीकृति जारी करने के बाद में उसकी सूचना किसको किस प्रकार दी जाएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इसमें नियम संख्या 68 से लेकर 69 तक हम बात करने वाले हैं। चौथे सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका नाम है स्वीकृति के प्रभावी होने की शक्ति, यानी कि स्वीकृति कब से प्रभावी होगी, यानी कि कब से लागू होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, और ये नियम संख्या 70 में इसके बारे में बताया गया है। पांचवें सेक्शन की मैं बात करूं तो इसका नाम है भूतलक्षी स्वीकृति, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव सैंक्शंस, और इसमें नियम संख्या 71 लिखा हुआ है। भूतलक्षी स्वीकृति का मतलब होता है, जैसे अभी आपको पता है कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की खबर आ रही थी कि राजस्थान में जो पंचायत सहायक है उनका जो मानदेय है वो पहले 6000 था, अब 6000 से बढ़ाकर 21000 रुपये कर दिया। तो उसमें मान लो उनका जो 21000 रुपये का जो वेतन है वो मान लो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ऐसा बोलते हैं कि ठीक है इनको जो 21000 रुपये का जो सैलरी है वो 6 महीने पहले से बढ़ी हुई दी जाएगी, यानी कि जिस दिन घोषणा की है, जिस दिन स्वीकृति जारी की है किसी चीज़ की, तो उस तारीख से पहले, यानी कि उससे कई दिनों पहले या फिर कई सालों पहले से अगर वो नियम लागू हो जाता है तो उसको बोलते हैं भूतलक्षी स्वीकृति, यानी कि भूतकाल से जो कोई भी नियम लागू कर दे उसको हम बोलते हैं भूतलक्षी स्वीकृति। तो कई प्रकार की स्वीकृतियां होती है, उनको भूतलक्षी यानी कि भूतकाल से किस प्रकार से लागू किया जाएगा, उसकी स्वीकृति किस प्रकार रहेगी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और छठा सेक्शन है स्वीकृतियों का व्यक्तिगत होना, यानी कि जो सैंक्शन होती है, जो मंजूरियां होती है वो किस प्रकार लैप्स होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लैप्स का मतलब होता है खत्म होना, जैसे आपको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट आप बनते हो तो उसके बाद में आपको एक कैलेंडर वर्ष की 15 कैजुअल लीव दी जाएगी। अगर आपने मान लो उस कैलेंडर वर्ष में 15 कैजुअल लीव में से यानी कि 15 CL में से अगर आपने 10 CL ले ली और आपने 5 CL नहीं ली, तो जो 5 CL है वो आपकी लैप्स हो जाएगी, वो आगे आपके ऐड नहीं होगी, तो वो खत्म हो जाएगी, यानी कि वो शून्य मान ली जाएगी, तो उसको बोलते हैं लैप्स यानी कि व्यक्तिगत होना। तो स्वीकृतियाँ भी कुछ इसी प्रकार की होती है। अगर मान लो कोई स्वीकृति यानी कि मंजूरी जारी कर दे, जैसे देश का प्रधानमंत्री जारी कर दे या फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री जारी कर दे, तो वो कब लैप्स होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी कि इनकी निश्चित समय अवधि होती है कि ये स्वीकृति अगर किसी ने जारी कर दी तो तय समय में वो उसको पूरा भी करना जरूरी होता है। तो इसमें हम नियम संख्या 72 से लेकर 73 तक हम बात करने वाले हैं। तो सारी बोल वचन इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आपका जो अध्याय संख्या 5 है वो इसी वीडियो में आपको कंप्लीट मिले। तो चलिए गाइज, अब हम पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है वे स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों की शक्तियां, यानी कि नियम संख्या 61, 62, 63 और 64 के बारे में हम बात करेंगे। जो सेक्शन फर्स्ट है उसके अंदर हम नियम संख्या 61 से लेकर 64 तक बात करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि एग्जाम में आपसे सेक्शन के बारे में नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे रूल्स के बारे में पूछा जाएगा कि किसी रूल का नाम क्या है और उस रूल के अंदर क्या बात की गई है। ये सेक्शन क्या है कि पढ़ने में आपको आसानी रहती है कि एक लिमिट बता दी जाती है कि इस नियम से लेकर इस नियम तक किस चीज़ के बारे में बात की गई है, केवल इतनी आसानी रहती है सेक्शन से पढ़ने में। तो पहले जो सेक्शन है उसका नाम बता रखा कि वे स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों की शक्तियां, यानी कि वे यानी कि खर्चा जो होता है उसको स्वीकृत यानी कि उसको मंजूरी देने के संबंध में विभिन्न जो प्राधिकारी होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी क्या पावर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नियम संख्या 61 की, जिसके बारे में सामान्य बात की गई है। क्या बात की गई है? राज्य सरकार की वो सभी शक्तियां, राज्य सरकार की वो सभी वित्तीय शक्तियां जो किसी अन्य विभाग या फिर प्राधिकारी को प्रयोग हेतु प्रत्यायोजित नहीं की गई है, वे सभी वित्तीय शक्तियां वित्त विभाग में निहित होगी। यानी कि नियम संख्या 61 हमारे को ये बताना चाह रहा है कि राज्य सरकार की वो सभी वित्तीय शक्तियां, राज्य सरकार की वो सभी वित्तीय शक्तियां जो किसी अन्य विभाग या फिर प्राधिकारी को प्रयोग हेतु
प्रत्यायोजित नहीं की गई है। राजस्थान सरकार की कोई भी वित्तीय शक्ति जो किसी दूसरे विभाग या फिर दूसरे अधिकारी को उसको नहीं दी गई है, यानी इसको प्रत्यायोजित यानी कि डेलीगेट नहीं की गई है, उसको नहीं दी गई है। मतलब शक्ति किसकी है? राजस्थान सरकार की। शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्ति। वो किसी और को नहीं दी गई है। तो वे सभी जो वित्तीय शक्तियां होती है वो किसके पास रहेगी? वित्त विभाग के पास रहेगी। ये नियम संख्या 61 हमारे को ये बताना चाहता है। तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार की वित्तीय शक्तियां अगर किसी और को नहीं दी गई है, किसी और को प्रत्यायोजित नहीं की गई है, तो वो वित्तीय शक्तियां किसके पास रहेगी उसके बारे में बता रखा कि वो वित्तीय शक्तियां वित्त विभाग के पास रहेगी। नियम संख्या 62 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियों का प्राधिकार, यानी कि जो सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो पावर होती है, जो शक्तियां होती है, उनका प्रयोग कौन किस प्रकार करेगा उसके बारे में बात की गई है। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट हो, मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ, आप जूनियर अकाउंटेंट हो और आपके अंडर में मान लो LDC वगैरह कुछ कोई काम कर रहा है, तो उसकी जो पावर होती है उसका आप किस प्रकार यूज कर सकते हो, कुछ इसी प्रकार की बात नियम संख्या 62 में की गई है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया। इसमें बता रखा कि सामान्यतः कोई भी सक्षम प्राधिकारी अपने अधीनस्थ किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्राप्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस नियम में यही है कि जो वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियों की बात कर रहे हैं हम, तो अपने अंडर में यानी कि कोई भी अधिकारी है उसके अंडर में जो भी अधीनस्थ अधिकारी है, उस अधीनस्थ अधिकारी को जो भी जितनी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्राप्त है उसका प्रयोग जो उसका हायर अथॉरिटी है, जो उच्च अधिकारी है, वो उनका प्रयोग कर सकता है। ये नियम संख्या 62 में बात की गई है। क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं सेक्शन फर्स्ट की, और सेक्शन फर्स्ट के अंदर इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि वे स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों की क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ऑलरेडी हमने नियम संख्या 61 और नियम संख्या 62 की बात कर ली है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नियम संख्या 63 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है भूतकाल के प्रकरणों की दशा में वित्तीय शक्तियां, यानी कि भूतकाल के जो भी पुराने मामले हैं, जैसे मान लो अभी 2022 चल रही है और 2022 से पहले जैसे मान लो 2008, 2010, यानी कि भूतकाल का कोई भी प्रकरण हो, कोई भी मामला हो, तो उसके दशा में जो वित्तीय शक्ति होती है, जो फाइनेंशियल पावर होती है, उसके बारे में नियम संख्या 63 में बात की गई है। चलो एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस नियम में और क्या चीज़ दी गई है। यहाँ पर बता रखा है, जब इन नियमों के द्वारा किसी प्राधिकारी को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया जाए तो यह प्राधिकारी उन पुराने प्रकरणों जिनमें उक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन के दिनांक तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है के संबंध में भी उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा। ऐसे पढ़ने से ज़्यादा चीज़ समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको इसे समझने में आसानी रहेगी। जैसे मान लो आपके गांव का कोई नया सरपंच बना, 20 जनवरी 2022 को बना मान लो, और सरपंच बनते ही उसको क्या दे दी गई? वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि सरकार ने बोल दिया कि अब आप सरपंच बन गए और आप साल भर के अंदर 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जो भी सरकार है वो राशि बता देगी कि आप इतनी राशि का जो खर्चा है वो अपने ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए, विकास के लिए आप कर सकते हो। तो सरकार ने उसको क्या दे दी? वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि फाइनेंशियल पावर। ठीक है, जैसे सरपंच साहब को एक साल के अंदर मान लो 2 लाख रुपए दे दिया कि आप साल भर में किसी रोड को बनाने के लिए आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। और मान लो कोई पुराना मामला है 26 जनवरी 2020 का, कोई पहले से कोई मान लो पुरानी रोड अटकी हुई है, आधी बन गई, आधी अधूरी है अभी, तो उसका मामला 26 जनवरी 2020, लेकिन सरपंच साहब नए कब बने? 2022 में, और मामला कब का था? 2020 का, यानी कि भूतकाल का प्रकरण हो गया ये। तो इस दशा में अब वित्तीय शक्तियाँ क्या होगी? तो इस नियम में ये बताया गया है कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो यह जो प्राधिकारी है उन पुराने प्रकरणों, ये वाला पुराना प्रकरण है जिनमें उक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन के दिनांक तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ, तो शक्तियां सरपंच साहब को ये बता रखा है प्रत्यायोजन की, उक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी कि वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन कब किया गया? 20 जनवरी 2022 को। तो वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया, उस दिनांक तक इसका अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ इस रोड के बारे में कि ये रोड कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार कोई मामला आ जाए तो इस संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा कौन? सक्षम प्राधिकारी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास किया कि पुराने जो प्रकरण होते हैं उनके अंदर जो शक्तियाँ होती है तो उनका उपयोग किया जा सकता है। एक बार आप इसको फटाफट रीड कर सकते हैं। जैसे, जब इन नियमों के द्वारा किसी प्राधिकारी को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया जाए
तो यह प्राधिकारी क्या करेगा, उन पुराने प्रकरणों जिनमें उक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन के दिनांक तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ, यानी कि जो वो प्रकरण था उस प्रकरण के दिनांक तक, प्रत्यायोजन के दिनांक तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ, यानी कि जिस अधिकारी को जो शक्तियां दी गई है, जो पावर दी गई है, शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, तो प्रत्यायोजन के दिनांक तक अभी उन मामलों का मतलब अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो ऐसे मामलों के अंदर भी जो प्राधिकारी होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो काम कर सकता है। दूसरी ओर किसी प्राधिकारी द्वारा उसको प्राप्त शक्तियों से अधिक व्यय कर दिए जाने पर उसे अनियमित माना जाएगा तथा व्यय कर दिए जाने के पश्चात किए गए शक्तियों का प्रत्यायोजन से सक्षम बनने वाला प्राधिकारी उसे विनियमित नहीं कर सकेगा। इसका भी मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी अधिकारी है, उसको शक्ति दे दी गई है कि आप साल भर के अंदर अपने जो विभाग है उसके अंदर आप 2 लाख रुपए का खर्चा कर सकते हो, तो उसको शक्ति कितने मिल गई, 2 लाख रुपए तक, यानी कि साल भर के अंदर 2 लाख रुपए तक का खर्चा आप कर सकते हो। लेकिन उन्होंने खर्चा कर दिया 2,60,000 रुपए का, यानी कि 2.60 लाख रुपए का। तो इस नियम में ये बता रखा कि किसी प्राधिकारी द्वारा उसको प्राप्त शक्तियों से अधिक व्यय कर दिए जाने पर उसे अनियमित माना जाएगा। अब ये मामला जो ये खर्चा किया है इन्होंने 2,60,000 का, ये क्या हो गया, अनियमित मान लिया गया, अनियमित हो जाएगा, ठीक है। तथा व्यय कर दिए जाने के पश्चात किए गए शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब इन्होंने व्यय तो कर दिया 2,60,000, लेकिन इनको क्या है कि अब सरकार ने शक्तियां दे दी कि यार आपने तो 2,60,000 रुपये खर्च कर दिए, कोई बात नहीं, चलो हम आपको अब आज से पावर देते हैं कि अब आप 2,60,000 रुपये तक का खर्चा कर सकते हैं। तो अब इसको बाद में पावर दे दी गई व्यय करने के बाद में, तो अभी वो जो अधिकारी है जिसको ये 2,60,000 की जो अब शक्तियाँ बढ़ा दी गई है, तो अभी वो उसको अभी नियमित नहीं कर सकता। इस नियम में ये बात की गई है, यानी कि व्यय कर दिए जाने के पश्चात किए गए शक्तियों का प्रत्यायोजन। व्यय तो हो गया 2,60,000 का, और व्यय होने के पश्चात किए गए शक्तियों का प्रत्यायोजन, यानी कि इनको शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया, यानी कि पावर इनको दे दी गई है कि अब आप 2,60,000 रुपये तक का खर्चा कर सकते हैं। तो किए गए शक्तियों का प्रत्यायोजन से जो सक्षम बनने वाला जो ये प्राधिकारी है उसे विनियमित यानी कि रेगुलेट नहीं कर सकता। और नीचे बताया गया है कि इसको विनियमित उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। कौन से प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उस व्यय को किए जाने के समय, यानी कि उस जो ये व्यय किया गया था 2,60,000 का, तो उस समय उसके लिए कौन अधिकारी सक्षम था, ठीक है, तथा इनकी स्वीकृति भूतलक्षी प्रभाव से जारी कर सकता है। यानी कि जो ये खर्चा किया गया था, जो ये अनियमित खर्चा किया गया था, उस दिनांक को दूसरा अधिकारी वो कौन सा है जो इसके लिए सक्षम था, तो वही इसको क्या कर सकता है, नियमित कर सकता है, और वह भी भूतलक्षी प्रभाव से, ठीक है, यानी कि इसकी स्वीकृति भूतलक्षी प्रभाव से जारी कर सकता है। और वो ये बोल देगा कि ठीक है, इस कर्मचारी ने आज से 2 साल पहले ये खर्चा कर दिया था, तो हम इसको 2 साल पहले से ही इसको नियमित मान लेते हैं, यानी कि 2 साल पहले जो इन्होंने किया वो गलत नहीं था, ये हम आज से मतलब हम लिख कर दे रहे हैं, मतलब वो साइन कर देंगे, तो इसको बोलते हैं भूतलक्षी स्वीकृति जारी करना। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नियम संख्या 64 की। इसमें बता रखा कि अपने पद के साथ साथ अन्य पद के अतिरिक्त कार्यभार में शक्तियाँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अगर जूनियर अकाउंटेंट है तो आप अपने पद के साथ साथ अन्य पद यानी कि एलडीसी का जो पद है उसके कार्यभार की अगर आपको शक्तियाँ दे तो उसके बारे में बात की गई है। अपने पद के साथ साथ अन्य पद के अतिरिक्त कार्यभार में शक्तियाँ। आपके पास जो पद है अपना वो है जूनियर अकाउंटेंट, और आपको दूसरे पद का जो कार्यभार है वो भी दे दिया गया है जिसका नाम है एलडीसी वाला पद, इसका कार्यभार भी आपको दे दिया। अगर आपको कार्यभार दे दिया गया तो आपको इसकी शक्तियाँ भी मिलेगी, तो उसके बारे में बात की गई है। चलो पढ़ते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी यदि अपने पद के साथ साथ किसी अन्य पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वह कर्मचारी अन्य पद को धारण करने वाले कर्मचारी की तरह उसको प्राप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट हो और आपने जूनियर अकाउंटेंट का काम भी देख रहे हो और आपने एलडीसी का जो चार्ज है वो कार्यभार है वो भी आपने ले लिया, तो एलडीसी के पद पर जो पहले जो कार्मिक कार्यरत था उसको जो प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ जो प्राप्त थी वो अब आपको मिल जाएगी। यानी कि एलडीसी के पद पर जो पहले व्यक्ति बैठा था उसको प्रशासनिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ मिल रही थी, वो अब आपको मिल जाएगी क्योंकि आप उसका कार्यभार देख रहे हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको जो एलडीसी वाला पद है इस पद की आपको विधिक शक्तियाँ नहीं मिलेगी। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति आपको मिल जाएगी लेकिन इस पद की आपको विधिक शक्ति नहीं मिलेगी। ये पूरी बोल वचन इसमें बता रखी है।
लेकिन जो विधिक शक्तियां हैं, ये विधिक शक्तियां राज्य के विधानमंडल या फिर भारत का जो संसद है उसके किसी एक्ट या फिर संविधान के किसी अनुच्छेद के अनुसार बनाए गए नियमों आदि से प्राप्त होनी चाहिए ये वाली विधिक शक्तियां। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली नियम संख्या 64 में। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। सेक्शन सेकंड की अगर हम बात करें तो इसका नाम है कुछ विशेष प्रकार के प्रकरणों के संबंध में शक्तियां। यानी कि कुछ विशेष प्रकार के जो प्रकरण है, कई प्रकार के मामले होते हैं, वो भी स्पेशल प्रकार के हैं, तो उनके संबंध में क्या क्या शक्तियां दी गई है, ये सेक्शन सेकंड है। और इसके अंदर हम नियम संख्या 65, 66 और 67 की बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नियम संख्या 65 की। नियम संख्या 65 में बता रखा है भूमि देना, राजस्व एवं अन्य शक्तियां। इसका नाम ये दे रखा है, इसकी हम पूरी डिटेल में और बात कर लेते हैं, तब आपको पता लगेगा कि इसमें क्या बात की गई है। राज्य का कोई भी विभाग या फिर कोई भी प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना जारी नहीं कर सकता। कौन कौन से आदेश हैं? जैसे ये वाले भूमि देना, राजस्व में छूट देना, तो इस प्रकार के कई सारे काम हैं, वो राज्य का चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे कोई भी प्राधिकारी हो, वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कुछ इस प्रकार के आदेश है वो जारी नहीं कर सकता। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के आदेश हैं जो वो जारी नहीं कर सकता। तो नियम संख्या 65 को 2 सब क्लॉज में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 65 सब क्लॉज 1 की। इसमें बता रखा है कि भूमि देना, ये फिर आपने राजस्व में छूट दे दी, या फिर खनिजों के लिए आपने किसी को छूट दे दी, पट्टा दे दिया, या फिर आपने किसी को लाइसेंस दे दिया खनिजों के मामले में, वनाधिकार दे दिया, यानी कि वनों में आओ, लकड़ी काटो, मौज करो, बकरियां चराओ, आपने इसका छूट दे दी। पानी किसी को दे दिया, सिंचाई के लिए दे दिया और पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा दे दिया। ऊर्जा का अधिकार आपने किसी को ऊर्जा का अधिकार दे दिया, या फिर अन्य कोई भी रियायत जिनमें सुविधा और विशेष अधिकार स्वीकृत किया जाना शामिल है। तो इस प्रकार की जो स्वीकृतियां होती है, जो छूट होती है, आदेश होते हैं, इस प्रकार के जो आदेश होते हैं वो राज्य सरकार का कोई भी विभाग हो, चाहे प्राधिकारी हो, वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना जारी नहीं कर सकता। 65 सब क्लॉज 2 की बात करें तो इसमें बता रखा है या लगा के, यानी कि ये वाले आदेश जारी नहीं कर सकते, या फिर किसी भी रूप में किसी राजस्व को छोड़ना, यानी कि किसी भी रूप में किसी राजस्व को छोड़ना, यानी कि राजस्व को छोड़ना। आपको मान लो आपका जो रेवेन्यू सरकार का वो किसी से लेना है और आपने उसको छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपसे पैसा नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत दो। तो राजस्व को छोड़ना, ये भी आप आदेश, इस प्रकार का आदेश आप जारी नहीं कर सकते। ना तो राज्य सरकार का कोई विभाग जारी कर सकता है इस प्रकार के आदेश, ना ही कोई प्राधिकारी जारी कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें बता रखा है कि वित्त विभाग से सामान्य प्रत्यायोजन से प्राप्त जो शक्तियां होती है उनमें जो निर्धारित लिमिट होती है, यानी कि सीमा होती है, उस सीमा तक जो विभागीय प्राधिकारी होता है तो वो ही क्या करेगा, इस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। ये जो दोनों प्रकार के आदेश है वो कौन जारी कर सकता है उसके बारे में ये नोट में बता रखा है। यानी कि जो विभागीय प्राधिकारी होता है और उसको शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती है, वित्त विभाग से सामान्य प्रत्यायोजन से। यानी कि वित्त विभाग उसको क्या देता है, शक्तियां देता है, और वो भी कैसे, सामान्य प्रत्यायोजन से, यानी कि सामान्य रूप से उसको शक्तियां दे देता है, डेलीगेट कर देता है। तो उनसे वित्त विभाग से जो शक्तियां प्राप्त होती है उस विभागीय प्राधिकारी को, तो वो ही इस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। नियम संख्या 66 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा हानियों का अपलेखन। देखिए, अपलेखन का मतलब होता है इंग्लिश में राइट ऑफ, और राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने आपको, जैसे ये ए नाम का कोई आदमी है, इसने बी नाम के किसी आदमी को मान लो 2000 रुपये दे दिए उधार। अब बी नाम का जो आदमी है वो अब 2000 रुपये ए को नहीं देना चाहता, यानी कि इसके पास पैसा नहीं है या फिर वो देना नहीं चाहता, आप इस प्रकार समझ लो। तो अब इसको क्या हो गई, ए को हानि हो गई। अब ए ने क्या है कि अपनी जो रिकॉर्ड वगैरह बना रखी है उसमें लिख रखा कि किसको हमने उधार पैसा दिया और किससे हमारे को पैसा प्राप्त हुआ। तो ए ने बी के बारे में भी लिख रखा कि बी से हमारे 2000 रुपये नहीं आए, तो उन्होंने उसको डूबत खाते में लिख दिया, यानी कि पैसे डूब गए। अब इसने सिर्फ अपलेखन किया है, यानी कि राइट ऑफ किया है, यानी कि वो अभी भी ये उम्मीद लगा के बैठा है कि जब भी बी से हमारी व्यवस्था बैठेगी, यानी कि बी कहीं भी हमारे को मिलेगा तो हम उससे 2000 रुपये ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं अपलेखन। यानी कि कई प्रकार की हानियाँ हो जाती है गवर्नमेंट को, तो उनको वो अपलेख यानी कि राइट ऑफ किया जाता है, यानी कि उनको खातों से हटा दिया जाता है ताकि खातों की जो स्थिति है वो साफ सुथरी दिखे, और उनको खातों से हटा दिया जाता है। उनको रिकॉर्ड तो रखा जाता है अलग बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है, जो हानियाँ हो गई उनका अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन जो मेन खाते होते हैं वहाँ से उनको हटा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हानियों का अपलेखन। यानी कि जो हानि हो गई, जो पैसा हमारा डूब गया,
उसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है और जो मेन खाते होते हैं वहाँ से उसको हटा दिया जाता है। तो हानियों के अपलेखन की जो सभी स्वीकृतियाँ होती है उनकी जो स्क्रूटनी यानी कि जो सूक्ष्म परीक्षण जो जांच होता है उसके लिए तथा उसमें पाई गई कोई भी कमियां होती है तो उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो एजी होता है राजस्थान का यानी कि अकाउंटेंट जनरल यानी कि महालेखाकार उसको प्रेषित इस प्रकार की सूचना की जाएगी। यानी कि हानियों के अपलेखन से संबंधित जो सूचना होती है वो किसको भेजी जाएगी? एजी यानी कि महालेखाकार राजस्थान को प्रेषित की जाती है ताकि वो उसकी जांच कर सके। नियम संख्या 67 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि ऑडिट द्वारा यानी कि अंकेक्षण द्वारा अस्वीकृत योग्य माने गए वे कौन सा है? अस्वीकृत योग्य यानी कि जिसको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो अस्वीकृत योग्य माने गए जो वे है उसकी माफी हो, चाहे कर्मचारियों को किए गए कोई अधिक भुगतान हो, उसका अपलेखन हो, तो ये क्या होता है कि प्रत्यायोजन द्वारा दी गई शक्तियों एवं शर्तों के अनुसार किया जा सकता है। यानी कि ऑडिट की गई यानी कि जांच की गई, अंकेक्षण किया गया और उसके द्वारा जो भी वे होते हैं वो कौन से वे हैं? अस्वीकृत योग्य वे हैं। तो उनकी माफी आप कर सकते हो, लेकिन कैसे? प्रत्यायोजन द्वारा दी गई शक्तियां यानी कि आपको किसी ने शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है यानी कि आपको किसी ने शक्तियां दे दी गई है इस संबंध में। अगर आपको इस संबंध में शक्तियां मिल गई है, पावर मिल गई है, तो ही आप इनको क्या कर सकते हो? माफी कर सकते हो। और यदि गलती से अगर कर्मचारियों को आपने अधिक भुगतान कर दिया तो उसका जो अपलेखन है यानी कि आपने ये मान लिया कि कर्मचारी को ज्यादा भुगतान हो गया, अब वो कर्मचारी हमारे को वापस पैसा देगा भी नहीं, तो उसका जो अपलेखन है वो भी आप कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपको इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वो आपको प्रत्यायोजित की गई है। तो ये नियम संख्या 67 में बात की गई है। उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप सभी भाई लोगों को यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा।